शिक्षार्थी बंधुओं को नमस्कार। आज की कक्षाओं में आपको राशियों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इससे पहले एक बात अलग से बताना चाहता हूं कि जो राशियों के बारे में अगली वीडियो दी जाएगी वह वीडियो आपको सीधी दी जाएगी, उसे YouTube पर लिंक नहीं किया जाएगा। वह विशेष वीडियो है, उसको विशेष ध्यान से आप समझें। सिद्धांत में हजारों श्लोक लिखे हुए हैं। कहीं ना कहीं ग्रंथ और ग्रंथ में थोड़ा भेद भी पाया जाता है। किसी भाव में, किसी राशि में, किसी ग्रह विशेष का क्या फल है, इसके लिए हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं कि राशि का स्वभाव कैसा है, ग्रह की प्रकृति कैसी है, उन दोनों का एक साथ तालमेल होने पर प्रभाव क्या होने वाला है, ग्रह के बली होने पर क्या होने वाला है, निर्बल होने पर क्या होने वाला है। इनको हम उनके कारकत्वों, स्वभावों और गुणों के आधार पर आंकें और समझें तो हमारे लिए सुविधा होगी और हमें ज्यादा रट्टा लगाने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। तो तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राशियों का और ग्रहों को हम समझें। इसके लिए अगली जो वीडियो है जिसमें राशियों का विस्तृत वर्गीकरण किया जाएगा, उसको आप ध्यान से सुनें। वो सीधी वीडियो आपको दी जाएगी। एक शिक्षार्थी महोदय का प्रश्न आया था कि नक्षत्र भी आकाशीय पिंड हैं और ग्रह भी आकाशीय पिंड हैं, फिर दोनों में अंतर क्या है। उनको मैंने फोन पर बताया था। आप सबके साथ भी इस बात को शेयर करना चाहूंगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे आसमान में, अंतरिक्ष में, आकाश में कोटि कोटि संख्या में आकाशीय पिंड हैं। उनमें कुछ तारे हैं, कुछ ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं। हम उनको सबको आकाशीय पिंड की संज्ञा देते हैं। उनमें नक्षत्र वह आकाशीय पिंड है जो हमारी भचक्र के अंतर्गत आते हैं और उनमें परस्पर कभी स्थान की दूरी में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हम यदि दो नक्षत्रों को लें तो दोनों नक्षत्रों में हमेशा हमेशा स्थान की दूरी बराबर बनी रहती है। यानी कि जो स्थिर आकाशीय पिंड हैं भचक्र में अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, दूसरे नक्षत्रों से उनके स्थान में परिवर्तन नहीं होता, दूरी में परिवर्तन नहीं होता, वे नक्षत्र कहलाते हैं। और जो आकाशीय पिंड परिवर्तनशील होते हैं, अपने स्थान का उनका परिवर्तन होता रहता है, दूसरे आकाशीय पिंडों की अपेक्षा उनके स्थान में गति के अनुसार परिवर्तन होता है, वो अपना स्थान बदलते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। तो जो 27 नक्षत्र हैं, उन 27 नक्षत्रों में अनेकों आकाशीय पिंड हैं। जैसे शतभिषा नक्षत्र है, उसमें 100 तारों का समूह है। तो अनेकों तारों का समूह होने पर वह नक्षत्र बनता है। और एक नक्षत्र, कुछ नक्षत्रों के समूह विशेष को लेकर एक राशि बनती है। राशि का मान पूरे 30 अंश होता है। नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है। लेकिन यदि हम भाव पर आते हैं तो भाव का मान समान नहीं होता है। उसमें श्रीपति पद्धति से भाव 30 अंश से अधिक भी हो सकते हैं और 30 अंश से कम भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सारा जो भचक्र बनेगा, सारा जॉडियक बनेगा, वो 360 डिग्री का ही होगा। एक अयनांश का विशेष ध्यान रखें। अनेकों विद्वानों ने अनेकों अयनांशों की खोज की है, अनेकों अयनांश प्रचलित किए गए हैं। लेकिन व्यवहार में चित्रापक्षीय लाहिरी अयनांश
का प्रयोग अधिक किया जाता है वैदिक ज्योतिष में। कृष्णमूर्ति पद्धति में यदि हम जाते हैं वैदिक ज्योतिष के अंदर ही, तो कृष्णमूर्ति पद्धति का कृष्ण मूर्ति अयनांश है। इसमें लगभग कुछ अंतर आता है लाहिरी अयनांश में और कृष्णमूर्ति पद्धति का अयनांश में। तो उसका जब केपी सिस्टम में हम जाते हैं तो उसका हम अलग से ध्यान करते हैं। अन्यथा सामान्य रूप से हम वैदिक ज्योतिष में कृष्णमूर्ति पद्धति का उपयोग ना करके लाहिरी अयनांश, जो चित्रा पक्षीय अयनांश है, जिसमें चित्रा नक्षत्र को एक बिंदु विशेष मानकर अयनांश बनाया गया है। अब अयनांश के बारे में थोड़ा सा समझें कि अयनांश क्या है। अयन एक बिंदु है जहां से दक्षिणायन या उत्तरायण प्रारंभ होते हैं। अब हम जानते हैं कि पश्चिमी पद्धति में सूर्य की संक्रांति को बताया जाता है 21 या 22 मार्च में, और हमारी पद्धति में, वैदिक पद्धति में, सूर्य को मेष में प्रवेश कराते हैं तो मेष संक्रांति बनती है 13 या 14 अप्रैल को। तो यह लगभग 23-24 दिन का अंतर जो होता है यह अयनांश के कारण है। पश्चिमी पद्धति सायन लेते हैं, सायन अयन सहित ग्रहों का मान लेते हैं। हमारे यहां निर्यण पद्धति है, साइडियल टाइम। वे ट्रॉपिकल टाइम लेते हैं, हम साइडियल टाइम लेते हैं। निर्यण पद्धति से ग्रह जिस वास्तविक स्थिति में होता है हम उसे लेते हैं। गणना तो अयनांश जोड़कर ही की जाती है, लेकिन अंत में अयनांश को निकालकर हम निर्यण पद्धति से अपने निर्यण मान निकालते हैं। तो निर्यण और सायन में यही अंतर होता है कि सायन में अयनांश को ग्रहों के अंशों में, लगन के अंशों में जोड़ दिया जाता है, और निर्यण में उनकी मूल स्थिति क्या होती है वह दी जाती है। लगभग 50 विकला, 50 या 51 विकला के आसपास प्रतिवर्ष अयनांश में परिवर्तन होता है, यानी अयनांश आगे बढ़ता जाता है। इस समय चित्रा पक्षीय लाहिरी अयनांश 24 अंश और कुछ कला पर चल रहा है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और एक दिन पूरी तरह फिर एक राशि पर अंतर आ जाएगा। तो सहस्त्रों वर्ष बाद यह निर्यण और सायन एक स्थान पर आते हैं। तो इस अयनांश का हम विशेष ध्यान रखें कि गणना में कहीं गलती ना हो, इसलिए सही अयनांश का प्रयोग किया जाए। इससे अगली कक्षा में अब हम राशि के विस्तृत वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। राशियों के स्वभाव के कारण उनका फल कैसे अंतर होता है वो सामूहिक रूप से बताकर फिर एक एक राशि का अलग विवेचन करेंगे, और फिर उसके बाद उनमें ग्रहों की स्थिति रहने पर क्या प्रभाव होगा उसकी विवेचना होगी। बेसिस के कुछ पाठ रह गए हैं, वो यथा समय जैसे उनकी आवश्यकता होगी उनको आगे बताया जाएगा। तो इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।